भाई साहब, पैदाइश के टाइम से ही मेरे सोल पर 12 मास्क का ठप्पा लगा हुआ था। मतलब मास्क पहनो और सीधे गॉड मोड ऑन। लेकिन भाई, जो बवाल सदियों में एक बार आता है, लोग उसे कचरा मास्क समझकर हंसने लगे। वो इसलिए क्योंकि मैं गलती से इस भूतों वाली दुनिया में रीइंकारनेट हो गया था और मुझे डेमन लाइफ सिस्टम भी मिल गया। पर साला, वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। इस वक्त हमारे कॉलेज के क्लब रूम में मेरे किलर लुक्स की वजह से ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट मुझसे खां खां खार खाया बैठा था। फ्रेशर्स पार्टी के टाइम उसने मेरी ड्यूटी क्लब रूम के बैक स्टेज पर लगा दी, जिससे मेरा दिमाग भयंकर शॉर्ट था। अबे, उन ठुमके लगाने वाले नचनियों से तो बढ़िया है कि स्टेज पर जाकर 2 मीटर का कट्टा भांज दूं। मैंने वहां रखे कबाड़ में से 2 मीटर लंबी तलवार निकाली और हवा में 2-4 हाथ दिखाए। भले ही वो नकली थी, पर वजन पूरे 10-15 किलो था। इन सालों में मैंने अपनी वर्कआउट रूटीन कभी नहीं छोड़ी। अगर डाइट सॉलिड मिलती ना, तो आज तुम्हारा भाई सीधा स्पोर्ट्स कोटा से सिलेक्ट होता। अभी मैं अपनी स्वैग में लगा ही था कि तभी एक लड़का हाँफते हुए मेरे सामने आकर रुका। जांगमिंग, तू यहाँ क्या कर रहा है? चलो बढ़िया है भाई, तू तो सच्चा यार निकला। वहाँ कॉलेज की हॉट सीनियर्स का डांस छोड़ के मेरे पास आया है। ये मेरा रूममेट जांगमिंग था। मुझे लगा साला मेरा अकेलापन दूर करने आया है, पर अगले ही सेकंड उसके घुटने टेक गए और वो फर्श पर ढेर हो गया। भाई सू, लंका लग गई। ऑडिटोरियम में कोई मॉन्स्टर घुस आया है। उसने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर सबको चबा डाला। कसम से मेरा भेजा एकदम सन्न रह गया। मेरे पास डेमन सिस्टम था, तो मुझे आइडिया तो था कि ये दुनिया हमारी पुरानी अर्थ जैसी नॉर्मल नहीं है। पर भाई, 19 साल की जिंदगी में आज तक कोई ऐसा भूतिया कांड नहीं देखा था। सोचा नहीं था कि सीधे कॉलेज में ही ये सब देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा वो सीक्रेट सिस्टम अब चालू हो सकता है। तू जल्दी बता, ऑडिटोरियम में कैसा मॉन्स्टर देखा तूने? अब जांगमिंग भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई, ये मॉन्स्टर का नाम सुन के इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? कहीं मेरा ये रूममेट कोई साइको तो नहीं है जिसे ऐसी डरावनी चीजों का शौक है? वो साला शेर और चीते का मिक्सचर लग रहा था, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थीं कि मैं खुद नहीं समझ पाया वो क्या बला है। पर तू इतनी पंचायत क्यों कर रहा है? जल्दी पुलिस को फोन लगा। पुलिस को? हाँ ठीक है, तू पहले कॉल कर। मुझे जरा बाहर जाना होगा। मैंने जेब से अपना फोन निकाला, पासवर्ड अनलॉक करके जांग मिंग की तरफ फेंका और तलवार उठाकर सीधा गेट की तरफ भागा। पर जांग मिंग ने लपक के मेरा रास्ता रोक लिया। अरे भाई, पागल हो गया है क्या? बाहर मौत नाच रही है, और जहां तक मुझे पता है, कॉलेज में तेरी कोई बंदी भी नहीं है। बंदी गई तेल लेने। मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तू यहीं छुपा रह, और जब तक पुलिस ना आ जाए गेट मत खोलना। इतना बोलकर मैं गोली की रफ्तार से बाहर की तरफ भागा। मेरे इस पागलपन की सिर्फ एक ही वजह थी भाई। वो जो शेर चीते जैसा मॉन्स्टर था ना, वो पक्का मेरे पुराने खानदान का भागा हुआ कोई मास्क था। वही 12 मास्क में से एक, जिसने उस जन्म में मुझे इस दुनिया में फेंका था। सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, आज बाहर निकल ही आए पाप करने। आज तुम्हारा भाई बताएगा कि असली बॉस कौन है। कॉलेज के ऑडिटोरियम की तरफ जाने वाले रास्ते पर जहां बाकी दुनिया जान बचाकर भाग रही थी, वहीं मैं लोगों की फटी आंखों के सामने हाथ में तलवार लिए उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। सब सोच में थे, ये क्या बकचोदी है? जान प्यारी नहीं है क्या? स्वैग दिखाने का भी कोई टाइम होता है भाई। ओ भाई, तू बचाने आया है क्या? प्लीज मेरी मदद कर, इन घायलों को बाहर निकालने में हेल्प कर दे। एक बेहद क्यूट सी लड़की ने रोते हुए मिन्नत की। मैंने उस लड़की को देखा और फिर उसके पीछे पड़े उन कटे फटे हाथ पैर वाले स्टूडेंट्स पर नजर डाली। वो मॉन्स्टर अभी तक वहीं शिकार कर रहा था। मतलब मैं लेट नहीं हुआ था। सीनियर, अपना जुगाड़ खुद देख लो, मेरे पास इससे भी जरूरी काम है। मैंने उसकी रोती हुई शक्ल को इग्नोर किया और सीधा ऑडिटोरियम की तरफ कदम बढ़ा दिए। छोड़ो उसे सीनियर, वो साला खुद मरने जा रहा है। वो मॉन्स्टर वहां इंसानों को खा रहा है। पेट भर गया तो हमें भी लपेट लेगा। भागो यहां से। वो सीनियर, जिसका नाम लियू रुयान था, मुझे रोकने के लिए पीछे भागना चाहती थी, पर उसके पास जो जूनियर्स तड़प रहे थे, उन्हें छोड़कर वो नहीं जा सकती थी। ऑडिटोरियम के अंदर खून की भयंकर बदबू फैली हुई थी। फर्श पर घसीटे जाने के लाल निशान बन चुके थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। उस बड़े से हॉल में सिर्फ मेरे जूतों की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हड्डियों के चबाने की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। भाई प्लीज बचा ले मुझे। अंधेरे कोने से अचानक एक चीख आई। मैंने मुड़कर देखा। एक लड़का स्टेज के नीचे बने खाली स्पेस में दुबका हुआ था, और ठीक उसके सिर के ऊपर वो मॉन्स्टर एक लाश को चीर फाड़ रहा था। उसका मुंह चीते जैसा और आंखें गुस्से से लाल थीं, जो बेहद डरावना लग रहा था। हाँ, यही वो मास्क था। बिल्कुल सही। मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि ये मेरे पुश्तैनी मंदिर से भागा हुआ मास्क ही है। टारगेट मिल चुका था। अब मैं इस जानवर के साथ कोई शरीफों वाला गेम नहीं खेलने वाला था। साला एक छोटे ट्रक के साइज का 4 पैर वाला जानवर ही तो है। पिछले जन्म में तू मेरे घर की दीवार पर टंगने लायक भी नहीं था, और इस जन्म में अपने मालिक के सामने दादागिरी झाड़ रहा है। आज तो तुझे वापस पिघलाकर कबाड़ बनाना पड़ेगा। और वो जो नीचे छुपा हुआ लड़का था ना, जब उसने मुझे हाथ में तलवार लिए उस खूंखार लुक के साथ देखा, तो डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब वो मुझसे मदद भी नहीं मांगना चाहता था। उसे लगा कि ये बचाने नहीं, बल्कि मॉन्स्टर के साथ साथ उसे भी उड़ाने आया है। जैसे ही उस मॉन्स्टर का ध्यान मांस खाने में भटका, मैंने सालों की मेहनत से बनाई अपनी बॉडी की स्प्रिंग छोड़ी और एक तगड़ी जंप मारी। मेरी तलवार सीधे उसकी पीठ पर जाकर बजी। वो दर्द से जोर से दहाड़ा
और उसने अपना पिछला पैर हवा में लहराते हुए सीधे मेरी छाती की तरफ दे मारा। मुझे इस काउंटर का पहले से अंदाज़ा था। मैंने ऐन वक्त पर बॉडी को साइड किया और उस जानलेवा किक से बच गया। अभी सांस ली ही थी कि शूश, कान के पास से हवा चीरती हुई आवाज़ आई। उसकी लोहे जैसी भारी पूंछ सीधे मेरे मुंह पर आ रही थी। इमरजेंसी में मैंने तलवार आगे अड़ा दी, पर उस एक वार ने मेरी तलवार के परखच्चे उड़ा दिए। उस तगड़े झटके से मेरी बॉडी पीछे फिंकी, पर मैंने बैलेंस बनाकर उस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बना ली। तभी माथे से गर्म खून बहकर मेरी दाईं आंख में आ गया, जिससे मेरा विजन धुंधला होने लगा। वो मॉन्स्टर अचानक फिर दहाड़ा और मेरी पीठ के पीछे देखने लगा। दरअसल वो स्टेज के नीचे छुपा लड़का हमारे बीच फाइट का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था, पर साला मॉन्स्टर की नज़र में आ गया। डर के मारे उसके पैर जैसे जाम हो गए थे और वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांपने लगा। भाग ना साले, वहां खड़ा होकर क्या तमाशा देख रहा है? मेरी इस आवाज ने उस लड़के के सोए हुए होश जगाए। मैं खून से लथपथ हालत में उस टूटी हुई तलवार के सहारे खड़ा हुआ और उस लड़के और मॉन्स्टर के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। निकल यहां से, मैंने दोबारा डांटा, तो लड़के को समझ आया और वो थैंक यू वाली नजरों से देखता हुआ वहां से दुम दबाकर भागा। अब पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ मैं और वो मॉन्स्टर बचे थे। ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसका अगला लंच बनने वाला हूं। पर उस हालत में भी मैं हंस पड़ा। तेरी ये शक्ल ना पिछले जन्म से भी ज्यादा बकवास लग रही है। इस बेइज्जती और ताने ने उस मॉन्स्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसका वो भारी शरीर एक गाड़ी की तरह मेरी तरफ बढ़ा। उसका वो खूंखार बड़ा सा मुंह मुझे जिंदा निगलने के लिए खुला। पर तभी मेरे दिमाग में एक प्यारी सी टोन बजी, मिशन कंप्लीटेड। बिना डरे मौत से टकराना। गॉड गुआन यू ने आपकी पुकार सुन ली है और उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया है। कृपया होस्ट अपना मास्क पहने। चलो भाई, आखिरकार आ ही गया। उस धुंधलके में मुझे अपने पीछे एक विशाल परछाई खड़ी दिखाई दी। भले ही चेहरा साफ नहीं था, पर मैं 100% श्योर था कि ये कड़क बॉडी सीधे गॉड गुआन यू की ही है। उसी पल मेरे चेहरे पर वो जाना पहचाना लाल रंग का मास्क आ गया और मेरे मुंह से वो लाइन निकली जो मेरी रूह में छपी थी, मेरे सामने तुम सब मिट्टी के पुतले हो। तुरंत ही उस लीजेंडरी ड्रैगन ब्लेड की एक परछाई मेरी उस आधी टूटी नकली तलवार पर आकर सेट हो गई और पूरे हॉल में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। पीछे खड़ी गॉड की वो पावर सीधे मेरी बॉडी के अंदर समा गई। मैंने फर्श पर एक जोरदार पैर मारा और सीधे उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच गया। उसकी उन लालटेन जैसी बड़ी आंखों में जैसे असली मौत का खौफ साफ दिखने लगा। मैंने अपनी ड्रैगन ब्लेड घुमाई और नीचे से ऊपर की तरफ उसकी लोहे जैसी गर्दन पर वार किया। साला मक्खन की तरह कट गया, कोई रुकावट ही नहीं हुई। जैसे ही मैं उसके पार निकला, मैंने तलवार रोकी और मास्क के पीछे से बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हो गया। वो मॉन्स्टर वहीं एक शॉट में बीच से 2 टुकड़ों में ढेर हो गया। बहनचोद, तुम्हारा भाई तो कतई हैवी ड्राइवर निकला। मैं मन ही मन खुद की तारीफ कर ही रहा था कि तभी कान में दोबारा सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, होस्ट ने एक बीस्ट को मार गिराया है, आपको उसका मास्क प्राप्त हुआ है। मैंने हाथ में आए उस नए मास्क को देखा और बुदबुदाया, तो ये मॉन्स्टर सच में वापस मास्क बन जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अगर मैंने उन सारे भागे हुए मास्क को दोबारा इकट्ठा कर लिया तो क्या मैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट पाऊंगा? पर अभी मैं ज्यादा खुश भी नहीं हो पाया था कि दूर से जूतों की भारी आवाजें आने लगीं और पुलिस की एक पूरी टीम गन ताने अंदर घुस आई। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत चेहरे से वो लाल मास्क उतारा और दोनों मास्क को सीधे सिस्टम की स्टोरेज में डाल दिया। तभी पुलिस की वर्दी में एक कड़क शॉर्ट बालों वाली लेडी ऑफिसर तेज कदमों से ऑडिटोरियम के अंदर आई। उसकी आंखें एक चील की तरह थीं, जिसने पूरे हॉल का मुआयना किया और आखिर में उसकी नज़र मुझ पर आकर टिक गई। मैं हाथ में प्लास्टिक की टूटी तलवार लिए पूरा खून से सना हुआ था, पर मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। मैं बिल्कुल चिल था। उस लेडी ऑफिसर ने कड़क आवाज में अपने साथियों से कुछ पूछा। मुझे उस मासूम शक्ल के साथ खुद पर लगा खून साफ करते देख उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सीधे ऑर्डर दे दिया। अब उस टाइम पर मैं गोलियां तो नहीं खाना चाहता था, इसलिए चुपचाप शरीफों की तरह अपने हाथ आगे कर दिए और हथकड़ी लगवा ली। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था तो सारे स्टूडेंट्स मुझे किसी हीरो की तरह देख रहे थे। खासकर वो लड़का जिसे मैंने बचाया था, वो उस लेडी ऑफिसर का हाथ पकड़कर पागलों की तरह समझा रहा था। मैडम, कसम से मेरी बात मानो, इसी भाई ने मेरी जान बचाई है। आप गलत बंदे को ले जा रही हो। इस दुनिया में सच में मॉन्स्टर आ चुके हैं। शिट यार, आप मान क्यों नहीं रही हो? इसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन के एक सीक्रेट इंटेरोगेशन रूम में वो लेडी ऑफिसर मेरे ठीक सामने कड़क तेवर में बैठी थी। उसने सीधे मुद्दे की बात की। क्या तुम पहले भी इन अजीब जीवों से मिले हो? क्या तुम एक ब्रेक थ्रू वॉरियर हो? उसकी आंखें इतनी शार्प थीं कि वो सीधे मेरे दिमाग को पढ़ना चाहती थी ताकि मेरी कोई भी चोरी पकड़ सके। मैं ऊपर से तो बिल्कुल कूल बना रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था। उसकी बातों से इतना तो साफ था कि पुलिस डिपार्टमेंट को इन मॉन्स्टर्स के बारे में सब पता है और उसने किसी वॉरियर का भी नाम लिया था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इन पावर्स वाले लोगों के साथ क्या करते हैं, इसलिए मैंने सच छुपाना ही ठीक समझा। मुझे यूं चुपचाप बैठा देख उस लेडी ऑफिसर का पारा चढ़ गया और उसने सीधे मेरी कॉलर पकड़ ली। भाई, मेरी 6 फीट की हाइट को उस औरत ने एक हाथ से सीट से ऊपर हवा में उठा दिया। तभी अचानक नॉर्मल कपड़ों में एक लड़का और एक लड़की उस रूम के अंदर आ गए। मेरी गर्दन पर से पकड़ ढीली हुई और वो शेरनी जैसी दिखने वाली पुलिस ऑफिसर अचानक भीगी बिल्ली बन गई।
ये स्टूडेंट सुमिंग है, आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। वो बिना नखरे किए तुरंत बाहर निकल गई। हेलो सुमिंग, सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए। उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर एक स्माइल दी और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगा कि चलो, इन पावर्स वाले लोगों को हैंडल करने का इनके पास पूरा सिस्टम तैयार है। और ये इतनी जल्दी पहुंच गए, मतलब कोई तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस लड़की ने अपने साथी की तरफ इशारा किया तो उस लड़के ने अपना गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि तुम अपनी पावर का एक छोटा सा डेमो दो। गलत मत समझना, बस ये कंफर्म करना है कि तुम हमारे जैसे ही हो या नहीं। इतना कहकर उसने अपना राइट हैंड आगे किया और उसकी हथेली पर अचानक एक ऑरेंज कलर की आग जल उठी। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और मैंने कहा, मेरी पावर थोड़ी अलग टाइप की है, पता नहीं तुम्हारे काम की है या नहीं। तभी उन्होंने मेरी हथकड़ी खोल दी। मैंने अपने दिमाग में सिस्टम से कनेक्ट किया और वो लाल गॉड मास्क मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, तो ये कोई वेपन या ऑब्जेक्ट टाइप पावर है? चलो समझ आया, तभी तुम पहली बार में ही उस बीस्ट को झेल गए। न जाने क्यों उस लड़के की आंखों में तुरंत एक निराशा आ गई और उसकी टोन में वो पहले जैसी रिस्पेक्ट गायब हो गई। पास खड़ी उस लड़की ने जब देखा कि उसके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुझे समझाना शुरू किया। चलो दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम हुआंग शियाओलिंग है और ये जी यांग है। हम दोनों 5th स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट के S क्लास इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तुमने हमारे एरिया में एक इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से अपनी पावर्स को अनलॉक किया है, जो हमारे रूल्स के अंडर आता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तुम खुद चुन सकते हो। पहला, हमारे इंस्टीट्यूट में बतौर इंटर्न शामिल हो जाओ, सैलरी 25,000 महीना, साथ में PF, मेडिकल और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर रहो, हर महीने 8,000 रुपये का खर्चा मिलेगा। कोई भी दूसरा काम कर सकते हो, पर शहर छोड़कर जाने की परमिशन नहीं होगी। इन दोनों ऑप्शंस में भाई दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर बिना वजह घर में नज़रबंद नहीं होना था तो पहला ऑप्शन ही बेस्ट था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, इंस्टीट्यूट में एंट्री के लिए एक टेस्ट पास करना होता है और जैसी तुम्हारी ये पावर है ना, मुझे तो लगता है तुम पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। पास खड़े जी यांग ने मुझे देखकर एक ताना मारा। सुमिंग, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ऑब्जेक्ट टाइप पावर्स भी बुरी नहीं होती। वो जो टॉप लेवल की बातें होती हैं ना, वो सिर्फ बड़े लीडर्स के सोचने की चीज़ें हैं। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी और कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में पावर्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, सुपरमैन, मेंटल, नेचुरल, स्पेशल और ऑब्जेक्ट क्लास। शुरुआती 4 क्लासेस के लोग प्रैक्टिस करके अपनी पावर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट क्लास ऐसा है जिसकी लिमिट फिक्स होती है। तभी तो सालेजी यांग ने मेरी पावर देखते ही रंग बदल लिया था, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मेरा ये कोई मामूली वेपन नहीं है, इसके पीछे पूरा डेमन सिस्टम का बैकअप है। उसी वक्त इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में न्यू कमर्स का टेस्ट चल रहा था। एक तगड़ा सा लड़का वहां एक टाइगर जैसे मॉन्स्टर से अकेले भिड़ा हुआ था। अचानक उस मॉन्स्टर ने उस लड़के पर एक जोरदार छलांग लगाई, पर उस लड़के ने मॉन्स्टर का वो भारी पंजा देखने के बाद भी अपनी जगह से 1 इंच मूव नहीं किया, बल्कि अपना हाथ आगे अड़ा दिया। शॉकिंग बात यह थी कि मॉन्स्टर के उन नुकीले नाखूनों से उसके हाथ पर एक खरोंच तक नहीं आई। छोटे मोट जानवर, तू मेरे इस फौलादी बदन का बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब मेरा मुक्का खा। वो लड़का जोर से हंसा और उसने एक सॉलिड मुक्का सीधे उस टाइगर के माथे पर दे मारा। वो मॉन्स्टर दर्द से चीखा और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। 2-4 बार पलटने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, पर उस एक मुक्के ने शायद उस लड़के की भी पूरी हवा निकाल दी थी। वो बिल्कुल निढाल हो गया था। वांग वू, लेवल 1 मॉन्स्टर को हराया, रैंक 1, पोटेंशियल एक्सीलेंट, इसे स्पेशल लिस्ट में डालो। एक स्टाफ मेंबर हाथ में टैबलेट लिए वहां टिक मार्क कर रहा था। क्या बात है भाई, पहली बार में ही फर्स्ट रैंक मिल गई। कई लोग तो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आसपास खड़े लोग जैसे ही स्पेशल लिस्ट का नाम सुने तुरंत वांगवू के पास आकर उसकी मक्खनबाजी करने लगे। वांगवू भी हाथ कमर पर रखकर चौड़ा हो रहा था। उसे लग रहा था कि पूरे दिल्ली रीजन में उसका पहला नंबर पक्का है। तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे ग्राउंड के होश उड़ा दिए, और वो आवाज किसी और की नहीं, मेरी थी। मुझे सबसे टॉप लेवल का मॉन्स्टर चाहिए। दरअसल टेस्ट रूम के अंदर एक लड़की जिसका नाम बाई शियाओ शियाओ था, वो मुझे रूल्स समझा रही थी, पर तभी एक रूड सी आवाज ने हमारी बात बीच में ही काट दी। बाई शियाओ शियाओ एक डरपोक खरगोश की तरह तुरंत वहां दौड़ कर गई और सफाई देने लगी ताकि मेरा चांस मिस ना हो जाए। उस खड़ूस स्टाफ मेंबर ने जब मेरी प्रोफाइल देखी तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। किस लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करनी है भाई? बार बार कोई आपकी बेइज्जती करे और आप चुप रहो तो इस डेमन सिस्टम का क्या फ़ायदा? मुझे सबसे हाईएस्ट लेवल का मॉन्स्टर चाहिए। हाईएस्ट लेवल अर्थ क्लास है, पर अगर तूने उसे यहाँ हरा भी दिया तो भी ऑफिशियल रैंक के लिए तुझे बाहर का मिशन पूरा करना पड़ेगा। उस स्टाफ ने एक कमीनी स्माइल दी। उसे लगा एक और नया लड़का हवा में उड़ रहा है जिसे लगता है वो सुपरमैन है। सुमिंग, हमारे लिए लेवल 1 ही काफ़ी है। अर्थ क्लास के मॉन्स्टर्स से तो पुराने इन्वेस्टिगेटर्स भी अकेले भिड़ने से डरते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अर्थ क्लास को ही हैंडल करूंगा। मेरी ये बात सुनते ही वहां खड़ी भीड़ में जैसे ब्लास्ट हो गया। सब मुझे किसी पागल की तरह देखने लगे। एक ऑब्जेक्ट क्लास का कचरा ही तो है,
शुरू में थोड़ी हवा मिल गई तो खुद को खुदा समझ रहा है क्या? मैनेजमेंट को रूल्स बदलने चाहिए, ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों को एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए। आजकल के लौंडे भी ना सीधे अर्थ क्लास से भिड़ेंगे। पक्का लड़की के सामने इंप्रेशन झाड़ रहा है। चारों तरफ से तानों की बौछार हो रही थी, पर मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मैं चुपचाप वेपन स्टैंड के पास गया। वहां गुआन यू जैसी तलवार नहीं थी, तो मैंने एक नॉर्मल सी भारी तलवार उठा ली जो हाथ में सही बैठ रही थी। इंस्टीट्यूट में यह खबर आग की तरह फैली कि एक नया लड़का सीधे अर्थ क्लास के मॉन्स्टर को चैलेंज कर रहा है, तो तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। उसी वक्त पास की एक बिल्डिंग की छत पर, सर, आपको क्या लगता है इस लड़के के बारे में? एक ब्लैक कोट और गोल्डन चश्मा पहने शख्स ने नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हुए पूछा। उसके पास एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग खड़े थे। उन दोनों का ऑरा ऐसा था कि आसपास कोई भटकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डायरेक्टर, अब तक ऑब्जेक्ट क्लास में सबसे बेस्ट यान 13 की तलवार रही है। उसने पहली बार में ही लेवल 1 के मॉन्स्टर को ढेर किया था। पर तलवार एक वेपन है, ये मास्क भला क्या कर लेगा? उस बुजुर्ग ने भारी आवाज में जवाब दिया, सर, आपकी पारखी नजर इस बार धोखा खा रही है। डायरेक्टर ने हंसते हुए कंधे उचकाए। साफ दिख रहा है कि ये लड़का शुरू से बिल्कुल शांत है। इसका मतलब इसके पास कोई बड़ा सीक्रेट वेपन है। शायद ये हमें हैरान कर दे। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा उतर गया, जैसे उन्हें कोई पुरानी कड़वी याद आ गई हो। मैदान में खड़े मुझे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि बड़े बड़े साहब लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने हाथ की तलवार को एक बार हवा में लहराया और सामने गेट की तरफ नजरें गड़ा दी। ये तो इस लेवल का सबसे सॉलिड डिफेंस वाला ग्रीन स्नेक है। सू मिंग के साथ साला गेम हुआ है। ग्राउंड के नीचे खड़ी बाई शियाओ शियाओ उस स्नेक को देखते ही चौंक गई। उसे लगा कि मुझे इस मॉन्स्टर की पावर का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो चिल्लाकर मुझे अलर्ट करने लगी। पर उसकी बात, लड़की की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया। अबे चुप कर! किसने कहा तुझे इसे हिंट देने के लिए? धक्का देने वाला कोई और नहीं, वांग वू थी। उसका चेहरा जलन के मारे एकदम काला पड़ गया था, क्योंकि आज की लाइमलाइट उसकी होने वाली थी। पर मुझ जैसे नए लौंडे ने आकर उसका सारा स्वैग खराब कर दिया था। मैदान में खड़े खड़े मैंने बाई शियाओ शियाओ का अलर्ट भी सुन लिया था और उसे धक्का खाते भी देख लिया था, जिससे मेरे दिमाग का पारा एकदम हाई हो गया। मैंने अपनी बॉडी को नीचे झुकाया, पैरों से जमीन पर तगड़ा प्रेशर बनाया और किसी तीर की तरह सीधे उस ग्रीन स्नेक की तरफ लपका। अगले ही पल मेरे एक इशारे पर वो सुर्ख लाल रंग का गुआन यू मास्क मेरे चेहरे पर आकर सेट हो गया। कल्टीवेशन एक्टिवेटेड, बॉडी ऑन फायर। एक सेकंड में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं जंग के मैदान में घुसने वाला कोई खूंखार कमांडर हूं, और मेरी स्पीड सीधे 3 गुना बढ़ गई। भाई साहब, क्या खतरनाक स्पीड है! क्या ये कोई सुपरमैन क्लास वाला बंदा है? अरे नहीं, ये तो इसके मास्क का कमाल है। इस टाइम तो डायरेक्टर साहब का भी इंटरेस्ट जाग गया था, और मेरी इस अचानक बढ़ी स्पीड की वजह से वो ग्रीन स्नेक अपनी पूंछ से मुझ पर वार करने में 1 सेकंड लेट हो गया। मैंने बड़े आराम से साइड होकर उसकी वो जानलेवा किक डॉज कर दी। मौका देखते ही मैं दोबारा उस स्नेक की तरफ लपका। मेरी तलवार पर अचानक आग की लपटें भड़क उठीं और मैंने सीधे उसकी गर्दन के सबसे कमजोर हिस्से पर एक जोरदार कट मारा, जिससे हवा में बिजली जैसी चमक उठी। वो आग जैसे बारूद से टकराई हो। पूरा मॉन्स्टर तड़प तड़प कर पागल होने लगा। सूमिंग! जब ग्रीन स्नेक पर आग का असर होता है तो उसके स्केल्स खुल जाते हैं, वही उसका सबसे कमजोर पॉइंट होता है। पास खड़ी बाई शियाओ शियाओ ने फिर से चिल्लाकर हिंट दिया। अब वांगवू के पास उसे रोकने का टाइम नहीं था। उसका खुद का दिमाग चकरा चुका था कि साला एक ऑब्जेक्ट क्लास का बंदा आग कैसे उगल सकता है। क्या मैं ही सबसे फुसकी निकला? नीचे खड़े लोगों की ये हक्के बक्के होने वाली बातें सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। असल में ये कोई आग उगलने वाली पावर नहीं थी भाई, ये तो मैंने अपनी तलवार की धार बढ़ाने के लिए उस पर पहले ही केरोसिन लगा रखा था। अब जादू दिखाने वाले के पास थोड़े बहुत आइटम्स होना तो नॉर्मल बात है ना, कोई क्राइम थोड़ी है। मैदान पर तड़पते हुए उस ग्रीन स्नेक को देखकर मेरी बॉडी फिर से मूव हुई। मैंने पलक झपकते ही कई मीटर का फासला तय किया और हाथ की तलवार को किसी चक्रव्यूह की तरह हवा में लहराया, जैसे कोई ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो। कच! साले की गर्दन बीच से क्रैक हो गई और वो ग्रीन स्नेक वहीं लाइट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरकर हवा में गायब हो गया। पूरे ग्राउंड में एकदम सन्नाटा छा गया। अगर जमीन पर पड़े वो तलवार के गहरे निशान न होते तो कोई यकीन नहीं करता कि एक नए लड़के ने पहले ही दिन आकर सीधे अर्थ क्लास के मॉन्स्टर को एक शॉट में ढेर कर दिया है। सूमिंग, रैंक 1, पोटेंशियल बिल्कुल नॉर्मल, स्पेशल लिस्ट के लायक नहीं। इंस्ट्रक्टर किन रीशिन की इस आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, पर वहां खड़े लोगों में खलबली मच गई। ये क्या बकवास है? जब सूमिंग ने अर्थ क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया और टेस्ट क्लियर कर लिया, तो उसे सिर्फ रैंक 1 क्यों मिल रही है? बाई शियाओ शियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधे किन रीशिन से सवाल दाग दिया। तू खुद आंखें खोलकर देख, उसके हाथ की तलवार टूट चुकी है। भले ही उस वार से मॉन्स्टर की गर्दन कट गई थी, पर उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। वैसी सिचुएशन में वो जानवर एक आखिरी पलटवार कर सकता था, और बिना वेपन के ये सूमिंग उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। किन रीशिन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। बाई शियाओ शियाओ का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मुंह तो खोला, पर समझ नहीं आया कि क्या काउंटर दे। और वैसे भी एक मामूली ऑब्जेक्ट क्लास वाले के लिए ये नॉर्मल रैंक भी बहुत बड़ी बात है। किन रीशिन ने आगे ताना मारा, पर तभी हवा को चीरती हुई एक ठंडी रोशनी चमकी। किन रीशिन ने अपनी उंगलियों के बीच अचानक बुझ चुकी सिगरेट को देखा और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया।
तलवार का आधा टूटा हुआ हिस्सा ठीक उसके पीछे कंक्रीट की दीवार में धंसा हुआ था और उसका हैंडल अभी भी भयंकर तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। सर, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर दम है तो नीचे आओ, जरा मैं भी आपसे 2-4 हाथ सीख लूं। दूर खड़े डायरेक्टर साहब ये नज़ारा देखकर अपनी जांघ पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, इसे कहते हैं लौंडा। इसके अंदर जो ये ईगो है ना, कतई जहर है। उन्होंने पास खड़े बुजुर्ग युन डिंगतियान के कंधे पर हाथ मारा। क्यों सर, बिल्कुल 20 साल पहले वाले आपके जैसा लग रहा है ना, जब आप अपनी वो भारी भाला लेकर युन फैमिली के पुश्तैनी मंदिर में घुस गए थे। ये लड़का अभी मेरे पैरों की धूल भी नहीं है, युन डिंगतियान ने ठंडी आवाज में कहा, पर उनकी आंखों के कोने में एक पुराना दर्द साफ झलक रहा था। साले तमीज भूल गया है क्या? एक ऑब्जेक्ट क्लास का कचरा होकर सीधे इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करेगा? सरेआम अपनी बेइज्जती देखकर किन रीशन का पारा 7वें आसमान पर था। इतना बोलते ही उसने सीधे ग्राउंड में जंप मारी और उसके पैर रखते ही जमीन पर मकड़ी के जाले जैसे गहरे क्रैक्स पड़ गए। आज तुझे बताता हूं कि असली अर्थ क्लास पावर क्या होती है। अब तो पक्का लंका लग गई। सुमिंग ने अभी तक कोई कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं सीखी है, वो सर का मुकाबला कैसे करेगा? स्टैंड्स के कोने में खड़ी बाई शियाओ शियाओ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। लेकिन तभी मेरे पैर अचानक लड़खड़ाए और मैं गिरते गिरते बचा। मास्क के अंदर से मुझे भयंकर पसीना आने लगा था। हे, अब पता चला ना? सामने खड़े किन रीशन ने एक कमीनी हंसी के साथ ताना मारा। बिना किसी कल्टीवेशन बेस के अपनी पावर्स को इस तरह अंधाधुंध यूज करोगे तो यही होगा। भले ही तुम ऑब्जेक्ट क्लास वाले हो, पर यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे के हाथ में भारी तलवार दे दी जाए। 2-4 बार घुमाओगे और खुद ही ढेर हो जाओगे। तो ये बात थी। पहली बार जब मैंने उस बीस्ट को मारा था तो एक ही शॉट में गेम ओवर हो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अब ये मास्क ज्यादा देर तक पहनने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मास्क के अंदर से हजारों छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे को जकड़ रहे हैं और मेरी पूरी एनर्जी सोख रहे हैं। सोचा था इस मास्क की पावर से किन रीशन का मुंह बंद कर दूंगा, पर साला यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया। ओवर एक्टिंग भारी पड़ गई। अभी मैं इसी टेंशन में था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद ठंडी और खूंखार वाइब आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सामने से किन रीशन से रहा नहीं गया और वो एक पल में अपनी जगह से गायब हो गया। शिट, कितनी तेज है! मैंने देखा कि किन रीशन गायब हो चुका है और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बिना अपनी सीक्रेट पावर यूज किए इतनी खतरनाक स्पीड पकड़ ली। क्या देख रहा है बेकचरे? मैंने तो अभी अपनी पावर भी यूज नहीं की और तेरी हवा निकल गई। किन रीशन की आवाज ठीक मेरे कान के पीछे से आई और हवा चीरने का एक तगड़ा साउंड सुनाई दिया। मैंने अपनी बॉडी के रिफ्लेक्स पर भरोसा किया और आगे की तरफ डाइव मारी, जिससे उसका वो पीछे का वार बाल बाल मिस हो गया। रिएक्शन तो सही है, पर कोई फायदा नहीं है। मैं अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि मेरी आंखों के सामने धुंधला छा गया और अगले ही पल मुझे शॉक लगा जब मैंने देखा कि मैं वापस उसी पुरानी जगह पर आ चुका हूं जहां से भागा था। बाउम! मेरे पेट में एक असहनीय दर्द उठा और मेरी बॉडी हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। अभी मैं संभल भी नहीं पाया था कि मेरी बॉडी में फिर से एक झटका लगा और मैं पेट पकड़े वापस किन रीशन के ठीक सामने खड़ा था। अगले ही सेकंड एक भारी वेपन सीधा मेरे गाल पर आकर लगा और मेरा सिर पूरी तरह चकरा गया। चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और वो लाल गुआन यू मास्क हवा में गायब हो गया। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कान खोलकर सुन लो, अपनी पावर्स पर ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, वरना सीनियर्स के सामने यही हाल होगा। किन रीशन ने मेरी उस फाइट को पूरी तरह बकवास बता दिया ताकि वो अपनी चौधराहट दिखा सके। आसपास खड़े इन्वेस्टिगेटर्स बिल्कुल चुप थे और उनकी आंखों में मेरे लिए थोड़ी हमदर्दी साफ दिख रही थी। पर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि फर्श पर पड़े पड़े मेरे मुंह से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी और मेरी बॉडी अपने आप कांप रही थी। दिमाग में वो ठंडी वाइब दोबारा लौट आई थी। लौंडे, मेरी पावर चाहिए क्या? मुझसे भीख मांग, बोल की मदद करो तो मैं इस साले को यहीं चबा जाऊंगा। मैं तेरा मालिक हूं साले, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे सौदेबाजी करेगा? मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी और मेरा होश धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। इस वक्त किन रीशन को भी मेरे अंदर कुछ अजीब लगा, पर उसका चेहरा अभी भी कड़क था। उसे लगा मैं कोई नाटक कर रहा हूं। नाटक कर रहा है साले? किन रीशन ने अपनी पूरी पावर इकट्ठी की और उसके वेपन के ऊपर एक ब्लैक धुआं सा छा गया। जब इतनी मार झेल ली है तो मेरा ये आखिरी वार भी खा। मेरी बॉडी एक बार फिर खींचकर किन रीशन के सामने आ गई और वो भारी वेपन सीधे मेरे चेहरे पर बजने ही वाला था कि अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी। किन रीशन की पूरी बॉडी जाम हो गई। उसने तुरंत साइड में जंप मारी और उस जगह से दूर हटा। कौन हंस रहा है बे? किन रीशन की आवाज में एक छुपा हुआ खौफ था, पर इस वक्त मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका था और मेरा सिर अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। सुमिंग? किन रीशन को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कन्फर्म करने के लिए आवाज दी, पर मेरे मुंह से जो आवाज निकली वो मेरी थी ही नहीं। इस पावर की कीमत मुझे तेरे खून से चाहिए। उसी पल मेरे चेहरे पर एक हरी नीली खूंखार भूतिया शक्ल आ गई जिसकी आंखें बाहर को उबली हुई थीं। अबे भूत, कुछ गड़बड़ है। इंस्टीट्यूट में कोई मॉन्स्टर घुस आया है, जल्दी बैकअप बुलाओ। नीचे खड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। तभी अचानक एक लंबा कोट पहने एक शख्स सामने आया और उसने भागते हुए लोगों का रास्ता रोक लिया। सबके सब इतना क्यों डर रहे हो? तुम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हो, आंखें खोल कर देखो, वो सिर्फ एक मास्क है। लोगों ने ऊपर देखा तो जान में जान आई। वो डायरेक्टर साहब थे।
इस वक्त डायरेक्टर साहब की गहरी नज़रें मेरे चेहरे पर लगे उस मास्क पर थीं और उनके दिमाग में एक भूचाल आ चुका था। लगता है इस लड़के के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मास्क हैं जिन्हें वो चेंज भी कर सकता है। पर मैदान में खड़े किन रीशन की हालत पतली हो रही थी। मेरे अंदर से जो प्रेशर निकल रहा था वो बढ़ता ही जा रहा था और वो डरावना मास्क उसकी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। उसकी बॉडी के सिग्नल्स उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, भाग यहाँ से। तभी एक चुटकी बजने की आवाज़ आई और मेरी बॉडी वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गई। किन रीशन की पावर का नाम टाइम रिप्ले था, जिससे वो किसी भी दुश्मन की पोजीशन को 3 सेकंड पहले वाली जगह पर वापस भेज सकता था और अपनी खुद की पोजीशन भी रिकॉर्ड कर सकता था। जब तक वो रिकॉर्ड एक्टिव रहता, वो दिन में कभी भी उस जगह वापस लौट सकता था। पर इस वक्त किन रीशन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अगर उसे अपनी इज्जत का डर न होता तो वो शायद वहीं घुटने टेक देता। नहीं, इस हालत में ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जब तक ये मुझ पर वार नहीं कर पाता, मैं इसे टाइम आउट कर दूंगा। किन रीशन को लगा कि गेम उसके हाथ में है। जैसे ही उसने अपना राइट हैंड उठाया ताकि मेरी पोजीशन फिर से रिसेट कर सके, तभी मेरी एक हल्की सी हंसी ठीक उसके कान के पास गूंजी। किन रीशन को पता भी नहीं चला कि मैं उसके इतने पास कब आ गया। उसने घबराकर उंगली उठानी चाही, पर मैं एक झटके में हंसते हुए वापस अपनी पहली वाली जगह पर आ गया, जैसे मैं वहां से कभी हटा ही ना हूं। अगर मेरे हाथ में वो कटा हुआ हाथ ना होता तो। किन रीशन के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पहले दिन पावर्स अनलॉक करने वाला एक नया लड़का इतनी आसानी से एक सीनियर इंस्ट्रक्टर का हाथ उखाड़कर साइड में रख देगा। युन डिंगतियान ने जब देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। सर, इतनी जल्दी भी क्या है, एक हाथ ही तो टूटा है, वापस जुड़ जाएगा, थोड़ी देर और तमाशा देखते हैं। डायरेक्टर साहब अभी भी उसी चिल मूड में थे। मैंने एक डरावनी हंसी हंसी। सर, अब भी लगता है क्या कि ऑब्जेक्ट क्लास वाले कचरा होते हैं? जवाब दो मुझे। मेरे मुंह से निकल रही उस अजीब हंसी ने वहां खड़े बाकी इन्वेस्टिगेटर्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पागल है साला, कतई साइको है ये। वांग वू की तो इस बार सच में पैंट गीली हो गई थी, क्योंकि नीचे खड़े होकर सबसे ज्यादा गालियां उसी ने दी थीं। सुमिंग, मैं मानता हूं कि तेरे अंदर दम है, पर बेटा दिन अभी और भी है। तू देखियो अब। किन रीशन ने धमकी दी, क्योंकि उसे लगा कि आज भले ही उसकी लंका लग गई है, पर यह लड़का उसे जान से तो नहीं मारेगा। पर तभी वो ठंडी आवाज़ दोबारा गूंजी। मैं अगर तेरी जगह होता ना, तो सुमिंग के जागने से पहले ऐसी बकवास नहीं करता। तेरा ये गोश्त खाने में बड़ा मजा आएगा। एक सेकंड में मेरी बॉडी किसी साए की तरह आगे बढ़ी। किन रीशन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लाइफ में पहली बार पछतावा हो रहा था कि काश उसने उल्टे हाथ से भी प्रैक्टिस कर ली होती। जैसे ही मेरा हाथ उसकी छाती को पार करने वाला था, मुझे अपनी पीठ पर एक भयंकर कड़क वाइब फील हुई और अगले ही पल मेरी बॉडी किन रीशन के ठीक सामने जाम हो गई। किन रीशन के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। युन डिंगतियान न जाने कब मेरे पीछे आ चुके थे और उनका एक फौलादी हाथ मेरी गर्दन को जकड़े हुए था। ओ बुजुर्ग, आप क्या काम करते हो वैसे? मैंने थोड़े मजे लेते हुए पूछा। तू बहुत पहले ही होश में आ चुका था ना, है ना? युन डिंगतियान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अरे मुझे क्या पता सर, अभी अभी होश आया है। बिल्कुल अभी। असल में उस मास्क के अटैक करने से ठीक एक सेकंड पहले ही मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। सोचा नहीं था कि ये बुढ़ा पकड़ लेगा। साला इसकी पावर बहुत खतरनाक है। वैसे भी मेरा कोई किन रीशन को जान से मारने का इरादा नहीं था, बस थोड़ा डराना चाहता था ताकि नीचे बैठे इन बड़े साहब लोगों को अपनी औकात पता चल जाए। सर, मैंने कहा था ना कि इस लड़के में कोई खोट नहीं है। आप खामखा टेंशन ले रहे थे। तभी डायरेक्टर साहब हंसते हुए मैदान में आए। उनके चश्मे के पीछे की आंखें मुझे बड़े इंटरेस्ट से देख रही थीं। सुमिंग, मैं इस दिल्ली ब्रांच के डायरेक्टर की हैसियत से तुमसे माफी मांगता हूँ। हमारे यहाँ किसी भी पावर को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन रीशन ने जो किया वो एक टीचर के रूल्स के खिलाफ है। मैं इस पर कड़ा एक्शन लूंगा। डायरेक्टर साहब ने सीधे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब मैं भी कोई बेवकूफ लौंडा नहीं था कि बात को और खींचता। मैंने सीधे मौके का फायदा उठाया और चेहरे से वो यक्ष मास्क हटा लिया। तभी मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम का अलर्ट आया। बधाई हो, होस्ट ने एक नए मास्क के साथ ट्यूनिंग सेट कर ली है। आपको यक्ष मास्क मिला है। स्पेशल स्किल डार्क रेज अनलॉक, स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन कुछ सेकंड्स। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस कांड के चक्कर में मुझे ये यक्ष मास्क मिल जाएगा। यक्ष, जिसे गॉड ऑफ वेल्थ और प्रोटेक्टर भी माना जाता है। तभी मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। अगर मैं पहले ये यक्ष मास्क पहनूं, उसकी 3 गुना स्पीड वाली स्किल ऑन करूं और उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना गुआन यू मास्क चेंज कर लूं, तो क्या मैं 3 गुना स्पीड से वो ड्रैगन ब्लेड वाला वार कर पाऊंगा? भाई साहब, मैं तो कतई जीनियस हूँ। सर, आप सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं और किन सर तो बस मजाक कर रहे थे, है ना सर? मैंने किन रीशन का वो कटा हुआ हाथ हाथ में पकड़ा और उसे घूर कर देखा। तो सर, अब मेरे टेस्ट का रिजल्ट क्या रहेगा? सुमिंग, रैंक डी, पोटेंशियल एक्सीलेंट, इसे स्पेशल लिस्ट में डालो। किन रीशन ने दांत भींचते हुए एक एक वर्ड बोला। एक सेकंड में वहां खड़े सारे इन्वेस्टिगेटर्स शॉक हो गए। रैंक डी? साला कितने सालों से किसी नए लड़के को पहले ही दिन रैंक डी नहीं मिली है। मॉन्स्टर है भाई, एक और साइको आ गया। उनका शौक होना जायज़ था भाई, क्योंकि इंस्टीट्यूट में पोटेंशियल की सिर्फ 4 रैंक्स होती हैं, कचरा, नॉर्मल, गुड और एक्सीलेंट। जिसे एक्सीलेंट मिल गया वो आगे चलकर सीधा रैंक बी का वॉरियर बनता है। इसके बाद इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी के अंदर
डायरेक्टर साहब ने मुझे मार्शल आर्ट्स के लेवल्स और उनकी सीक्रेट बुक्स के बारे में समझाया। कहा जाता है कि आज के टाइम में जो भी मार्शल आर्ट्स के लेवल्स हैं वो सब जियांग वोंग नाम के किसी बंदे ने रिसर्च करके बनाए थे। इसके टोटल 9 लेवल्स होते हैं और ये आपकी मास्क वाली पावर से बिल्कुल अलग काम करते हैं। नॉर्मली जिसका मार्शल आर्ट्स लेवल हाई होता है उसकी मास्क पावर भी तगड़ी होती है। तभी डायरेक्टर साहब ने बड़ी चालाकी से शेल्फ में से एक पुरानी पीली किताब निकाली, सूमिंग। ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है जिसका आज तक कोई सोर्स नहीं मिला। हमारे पुराने मार्शल आर्ट्स इसी पेंटिंग को देखकर बनाए गए थे। जैसे ही वो पेंटिंग खुली मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पेंटिंग पर 3 आंखें, 4 चेहरे और 8 हाथों वाले एक गॉड की मूर्ति बनी हुई थी जो कोई और नहीं बल्कि वानर राज थे। क्या तुम इस पेंटिंग वाले गॉड को जानते हो? डायरेक्टर साहब ने तुरंत मेरा रिएक्शन पकड़ लिया। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या इस दुनिया में वानर राज की कोई कहानी ही नहीं है? जब ये लोग गुआन यू को नहीं जानते तो इन्हें इनके बारे में भी क्या ही पता होगा। इन सालों में हमने पूरी गवर्नमेंट की पावर लगा दी, सारी पुरानी किताबें छान मारी, पर इस पेंटिंग वाले गॉड का कोई अता पता नहीं मिला। डायरेक्टर साहब ने जब ज़्यादा पूछताछ नहीं की तो मैंने चैन की सांस ली। चलो, ये पेंटिंग कुछ दिन के लिए तुम रख लो। ये एक्सीलेंट रैंक वाले न्यू कमर्स का गिफ्ट है। नॉर्मली जो टेक्निक तुम खुद इस पेंटिंग से सीखोगे वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगी। डायरेक्टर साहब ने वो पेंटिंग मेरे हाथ में दे दी। पर हाँ, ये फ्री में नहीं है। 1 महीने बाद हमारा एक इंटरनल कंपटीशन है। वहां जाकर उन घमंडी लोगों को दिखा देना कि ऑब्जेक्ट क्लास की पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। डायरेक्ट साहब का ये सीधा अंदाज देखकर मुझे भी हंसी आ गई। फिर उन्होंने इशारा किया तो एक पिंक बालों वाली लड़की अंदर आई। और भाई साहब, वो कोई और नहीं बल्कि बाई शियाओ शियाओ थी। अब से ये तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है। कोई भी मिशन लेना हो या पेपर वर्क, इसी से कांटेक्ट करना। और हाँ, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी, सेम रूम में। डायरेक्टर साहब ने एक शातिर स्माइल दी जिस पर मैं बस एक अजीब सी हंसी हंसकर रह गया। उसी रात इंस्टीट्यूट के हॉस्टल रूम में मैंने दीवार पर टंगी उस पेंटिंग के सामने हाथ जोड़े। हजारों चेहरों की माया, 3 सिर और 6 हाथों की माया। आपका ये चेला आपको नमन करता है। तुरंत ही एक सुनहरी रोशनी ने मेरी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और मेरे आसपास 3 सिर, 6 हाथ और 12 चेहरों की एक परछाई दिखने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस वानर राज की पेंटिंग को देखकर मैं एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक सीख जाऊंगा जिससे मेरा कल्टीवेशन सीधे पहले लेवल को पार कर जाएगा। अब जाकर तुम्हारा भाई असली कल्टीवेशन के रास्ते पर आया था। अगले दिन मैंने बाई शियाओ शियाओ से कहकर सीधे एक अर्थ क्लास का मिशन ले लिया, क्योंकि अब मेरी पावर उस किन रीशन वाली फाइट से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब वो किन रीशन अर्थ क्लास के मिशन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? असल में मुझे ये नहीं पता था कि किन रीशन अर्थ क्लास के इन्वेस्टिगेटर्स में सबसे फुस्की था, इसीलिए उसे फील्ड से हटाकर यहाँ इंस्ट्रक्टर बना दिया गया था। सूमिंग। मुझे मिशन बोर्ड पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के गायब होने की जांच का अर्थ क्लास मिशन मिला है। क्या हम इसे फाइनल करें? जैसे ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना मैं सीधे बेड से उठकर बैठ गया, क्योंकि वो मेरा खुद का कॉलेज था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, वहाँ साफ साफ लिखा था, दिसंबर के महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल से 4 स्टूडेंट्स अचानक गायब हो गए। ये कॉलेज की लापरवाही है या किसी साजिश का हिस्सा? मैंने शांत आवाज में कहा। यही मिशन फाइनल करो। वैसे भी मुझे एक बार अपने कॉलेज के चक्कर लगाने ही थे। उसी वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल के बाहर एक लड़की पुलिस वालों के साथ बहस कर रही थी। मैडम, जांग मिंग इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह है। उसे अभी किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं है। पुलिस वाले ने बड़े आराम से समझाने की कोशिश की। ये मेरा आईडी कार्ड है, आप अपने सीनियर को फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये असली है या नहीं। मैं यहाँ आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, बल्कि ऑर्डर दे रही हूँ कि हमारे काम में मदद करें। लड़की का ये रौब देखकर दोनों पुलिस वालों के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए। तो मैडम, आप एक काम कीजिए, सीधे हमारे बड़े साहब से बात करके ऑफिशियल ऑर्डर ले आइए। जैसे ही वो ऑर्डर आ जाएगा हम खुद आपको अंदर जाने देंगे। दोनों पुलिस वालों ने इतना कहा और सीधे सीना तानकर गेट के सामने खड़े हो गए। इतना सुनते ही लिंग चियूरान का पारा भयंकर चढ़ गया। उसकी उंगलियों पर अचानक एक कड़क मेटल एनर्जी चमक उठी। तुम लोग रास्ता छोड़ रहे हो या नहीं? अबे ओए, पुलिस को धमकी दे रही है? दोनों पुलिस वालों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने तुरंत अपनी कमर से गन निकाल ली। इस ऐन वक्त पर जब गोली चलने ही वाली थी मैं बिजली की रफ्तार से लिंग चियूरान के पीछे पहुंच गया। उसने अपने रिफ्लेक्स में मुझ पर वार करना चाहा, पर मैंने बड़े आराम से खुद को बचा लिया। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ भाइयों, सब गलतफहमी है, कसम से बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उस 1 सेकंड में फटने वाली लड़ाई को रोक दिया। तू कौन है बे? पुलिस वालों ने अचानक बीच में कूदे मुझ पर शक करते हुए पूछा। मैंने एक शातिर स्माइल दी और अपना फ़ोन आगे कर दिया जिस पर कॉल चल रही थी, और दूसरी तरफ से लेडी ऑफिसर यिंग होंगयुए की कड़क आवाज़ गूंजी। ओए ली, ओए वांग, जो ये लड़का कह रहा है इसके काम में पूरी हेल्प करो। असल में जब मुझे पता चला कि ये दोनों पुलिस वाले वेस्ट जोन थाने के हैं तो मैंने पहले ही यिंग होंगयुए को घुमा दिया था। बिल्कुल सही हुआ। अपनी कप्तान का ऑर्डर सुनते ही दोनों पुलिस वालों ने गन नीचे कर ली और तुरंत रास्ता छोड़ दिया। अरे सर, प्लीज़ अंदर जाइए, आपका मिशन सबसे पहले है। हाँ, और सुनो, ये मैडम भी मेरी पार्टनर हैं, इन्हें भी अंदर आने दो।
मैंने पास में चुपचाप खड़ी लिंग च्यूरान की तरफ इशारा करके कहा। लिंग च्यूरान की खूबसूरत आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। वैसे भी हम इन्वेस्टिगेटर्स के बीच अपनी अपनी औकात का खेल होता है। यहाँ रूल सिंपल है, जो पहले मिशन पूरा करेगा मलाई उसकी। पर जैसे ही लिंग च्यूरान मेरे पीछे पीछे हॉस्टल के रूम में आई, वहां बैठा जांग मिंग मुझे देखते ही पूरी तरह टूट गया। साले के आंसू टपक पड़े। भाई सू, लंका लग गई यार। झांग मेंग और शू जिशान दोनों गायब हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लिंग च्यूरान ने पूछा। ये पावर्स मिलने से पहले का मेरा रूममेट है, इसका नाम जांग मिंग है। मैंने शॉर्ट में इंट्रो दिया और फिर जांग मिंग ने पूरा कांड बताना शुरू किया। हाल ही में कॉलेज में अचानक एक डीयू सिंगल हेल्प ग्रुप नाम का चैट ग्रुप बना है। उसका एडमिन कहता है कि जो भी आएगा उसे मास्क पहनना होगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। बस उसके बताए हुए एड्रेस पर जाकर एक्टिविटीज में हिस्सा लो और फुल मजे करो, वो भी बिल्कुल फ्री। झांग मैंग और शू जिशान लालच में आ गए और एक बार वहां चले गए। उसके बाद से जो भी उस ग्रुप की एक्टिविटी में गया, वो सब के सब मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। चल अब रोना धोना बंद कर, सबसे जरूरी काम यह है कि उस मास्टरमाइंड को पकड़ें और बाकी लोगों को बचाएं। मैंने ये बात जानबूझकर पास खड़ी लिंग च्यूरान को सुनाने के लिए कही थी, क्योंकि विक्टिम्स स्टूडेंट्स थे और लिंग च्यूरान इमोशनल होकर कोई रायता फैला सकती थी। ज्यादा ताने मत मार मुझे, एक मामूली इंटर्न होकर मुझे कल्टीवेशन सिखा रहा है। लिंग च्यूरान ने आंखें मटकाईं, पर जैसे ही उसने झांग मैंग के कंप्यूटर में उस ग्रुप चैट की गंदी बातें देखीं, उसकी आंखों में सीधे मौत का तांडव दिखने लगा। सूमिंग, इस बार मैं तेरे साथ मिलकर काम करूंगी। अगर साला कोई बवाल हुआ भी तो सारा रिवॉर्ड तेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी एक हल्की स्माइल दी और मना नहीं किया, क्योंकि साथ में अर्थ क्लास की एक तगड़ी पार्टनर हो तो काम काफ़ी हल्का हो जाता है। इसके बाद हम उस ग्रुप चैट के जरिए उसी रात होने वाली पार्टी में घुसने में कामयाब रहे। रात के अंधेरे में मैं और लिंग च्यूरान चेहरे पर मास्क चढ़ाकर उस सीक्रेट विला के गेट पर पहुंच गए। सुमिंग, हम सीधे गेट तोड़कर अंदर क्यों नहीं घुस रहे? जब एड्रेस पता ही है तो इतनी नौटंकी किस लिए? मैंने आवाज़ धीमी करके समझाया। हमें अंदर जाकर पहले उस विलेन का मोटिव समझना होगा भाई, यही सब आगे चलकर कोर्ट में पक्के सबूत बनेंगे। पर उसने बस बिना मन के हूं कर दिया, क्योंकि उसे सच से ज्यादा उस पाप का द एंड करने की जल्दी थी। जैसे ही हमने हॉल का बड़ा गेट खोला, अंदर की चकाचौंध देखकर आंखें चौंधिया गईं। वहां छोटे कपड़ों में बनी रैबिट गर्ल्स पूरे हॉल में घूम घूम कर मास्क पहने मेहमानों को हर तरह की सर्विस दे रही थीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से विला के अंदर साला ऐसा जन्नत का सेटअप होगा। इतनी सारी लड़कियां सर्विस में लगी थीं, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया गया था। लिंग च्यूरान ने मास्क के पीछे से मुझे देखा, उसकी आंखों में भयंकर शौक साफ दिख रहा था। आप दोनों के पास इनविटेशन है क्या? तभी खरगोश का मास्क पहने एक औरत हमारे सामने आकर रुकी। मैंने पहले से रेडी किया हुआ फोन आगे बढ़ाया और उसे इनविटेशन मैसेज दिखाया। ओके, डन, आप दोनों अंदर पधारिए, आज का धमाकेदार शो बस शुरू ही होने वाला है। वो औरत इतना कहकर मुड़ी और चली गई। उसे हमारे ऊपर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। तभी अचानक हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और एक वाइट स्पॉटलाइट सीधे स्टेज के सेंटर पर जाकर गिरी। मेरी इस महफिल में आप सबका स्वागत है। मैं ही आपका ग्रुप एडमिन हूँ। आप लोग मुझे चाव साहब बुला सकते हैं। चाव साहब? कहीं ये दिल्ली के सबसे बड़े अमीर खानदान का वही बिगड़ा हुआ लौंडा चाउज तो नहीं है? मैंने मन ही मन सोचा। लगता है आप सबका सब्र टूट रहा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज आप लोगों के लिए एकदम कड़क माल रेडी किया है। सबको पता है ना कि इस साल की कॉलेज हॉट गर्ल्स की लिस्ट आ चुकी है। चाव शाय लाइट के नीचे खड़े होकर पागलों की तरह हंसने लगा और नीचे मास्क पहने हवसी लौंडों में खलबली मच गई। तभी अचानक पूरे हॉल में एक नशीली खुशबू फैलने लगी। एक सेकंड में मेरा गला सूखने लगा, जीभ जाम होने लगी और तभी मेरे कान में गॉड गुआन यू की कड़क वार्निंग गूंजी। शराब और शबाब का ये जाल अच्छे अच्छे सूरमाओं का कर देता है काल। शिट, बहुत क्लोज था। ये खुशबू नॉर्मल नहीं थी। मैं तुरंत होश में आया और साइड देखा तो लिंग च्यूरान का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो बेहोश होकर मेरी बॉडी पर गिर रही थी। अबे भाई, मेरी बॉडी के मजे मत लो। सोचा नहीं था कि इस नशे का असर इतना तगड़ा होगा कि अर्थ क्लास की लिंग च्यूरान भी ढेर हो गई, तो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स का तो सोचना ही बेकार था। सुमिंग, इसे एक चाकू मार। तभी मेरे ईयरफोन में अचानक बाई शियाओ शियाओ की आवाज गूंजी। मेरी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते वो दूर बैठकर पूरा लाइव फुटेज देख रही थी, ताकि बिल्कुल सटीक डिसीजन ले सके। दिमाग खराब है क्या तेरा? बाई शियाओ शियाओ के इस वाहियात आइडिया पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लिंग च्यूरान की पावर मेटल एनर्जी है, मेटल के हथियारों के साथ उसकी बॉडी का तगड़ा कनेक्शन है। तू किसी लोहे की चीज से उसे चुभा। सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन के मुताबिक उसे होश में लाने का सक्सेस रेट 97% से ज्यादा है। मुझे भरोसा दिलाने के लिए बाई शियाओ शियाओ ने सीधे साइंस का डेटा दे दिया। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो मैंने तुरंत साइड की टेबल से तरबूज काटने वाला चाकू उठाया और सीधे लिंग च्यूरान के हाथ में घोंप दिया। लोहे की वो धार छूते ही मेटल एनर्जी जागी और चाकू बीच से क्रैक हो गया। सुमिंग, तेरा ये हाथ साफ करना ना कसम से बहुत भारी पड़ेगा। एक कातिलाना आवाज मेरे कान के पास गूंजी। मैडम, ये सुपर कंप्यूटर का फॉर्मूला था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई। मैंने अजीब सी शक्ल बनाकर हाथ खड़े कर दिए, पर इससे पहले कि मैं पूरी सफाई देता
पूरे हॉल में शोर मच गया। लड़कियां आ गईं, पहले मैं जाऊंगा, हटो बे, पहले मेरा नंबर। मास्क पहने लौंडों की भीड़ पागलों की तरह आगे की तरफ दौड़ने लगी ताकि मजे लूट सकें। मैंने अपने पंजों पर खड़े होकर आगे झांका तो साला मेरा पेट अंदर से पलट गया, उल्टी आने को हो गई। वहां कोई लड़की नहीं थी भाई, वो तो इंसानी चेहरे और जानवर की बॉडी वाला एक खूंखार मॉन्स्टर था। इस मॉन्स्टर का नाम सुक्कूबस था। एक मैच्योर सुक्कूबस सीधा सीच क्लास की औकात रखता है और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बस पूरी तरह इवॉल्व होने ही वाला है। ये हमारी औकात से बाहर है सुमिंग, तुरंत वहां से निकलो। ईयरफोन में बाई शियाओ शियाओ की घबराई हुई आवाज गूंजी। पर इससे पहले कि मैं कोई रिस्पॉन्स देता, अगले ही सेकंड चाओ शुआई ने बड़े गुस्से वाले लुक के साथ हम दोनों को घूरना शुरू कर दिया। मुझे शुरू से ही तुम दोनों पर शक था। पूरा हॉल मजे ले रहा है और तुम दोनों स्टैचू बनकर खड़े हो। जब देखा कि अब नाटक नहीं चलेगा तो हमने तुरंत अपने चेहरों से वो मास्क उतार कर फेंक दिए। चाओ शुआई ने हाथ से इशारा किया और विला के अंदर से काले कपड़ों में बाउंसरों की एक पूरी फौज बाहर आ गई। उनका ऑरा देखकर समझ आ गया कि ये सब कम से कम स्तर 1 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। मानना पड़ेगा भाई, इन बॉडीगार्ड्स का स्वैग देखकर ही लग रहा था कि इनकी पावर कोई छोटी मोटी नहीं है। चाओ शुआई को लगा कि गेम उसके हाथ में है। उसने कहा, तुम दोनों इन्वेस्टिगेटर्स, क्यों ना मेरी चाओ कॉरपोरेशन ज्वाइन कर लो। वो सरकारी डिपार्टमेंट तुम्हें जो भी दे रहा है मैं उसका 3 गुना दूंगा। उस फटीचर नौकरी में क्या रखा है, मेरे पास आओ ऐश करोगे। पर लिंग च्यूरान को शायद उससे बकवास करने का कोई शौक नहीं था। उसने अपनी हथेली घुमाई और हवा में लोहे के टकराने की भयंकर आवाज गूंजी। सस्पेक्ट चाओ शुआई, तुमने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के रूल नंबर 9 का वायलेशन किया है। तुम्हें अभी अरेस्ट किया जाता है। अगर आनाकानी की तो सीधा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लिंग च्यूरान की आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सुनते ही चाओ शुआई पागलों की तरह अट्टहास करने लगा। आहा, तुम जैसे टटपुंजिए मुझे पकड़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मेरे जूतों पर। मेरा एक फोन जाएगा ना तो तुम्हारा वो डायरेक्टर खुद यहाँ आकर मुझसे कान पकड़कर माफी मांगेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिंग च्यूरान ने उंगली घुमाई और चाओ शुआई के हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास चकनाचूर हो गया। अपने हाथ में फूटा ग्लास देखकर चाओ शुआई का पारा बिल्कुल हाई हो गया। ये जिन लड़कियों को चाहते हैं उन्हें आगे करो, इन दोनों का काम तमाम कर दो सालो। अगले ही सेकंड लिंग च्यूरान की आंखों में मौत का वीभत्स रूप दिखा। उसकी एक नज़र ने वहां खड़े सब लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया था। तुरंत ही दर्जनों की तादाद में लोहे की धारदार सुइयां किसी कड़क बारिश की तरह उन बाउंसरों की तरफ छूटीं। लगातार ब्लास्ट होने की आवाज़ें आईं और सामने खड़े हर एक बाउंसर की छाती पर कम से कम एक ऐसा गहरा घाव था जहां से हड्डियां साफ दिख रही थीं। मैंने अपना सिर हिलाया। भाई साहब, आजकल की लड़कियां इतनी वायलेंट होती हैं क्या? ये तो हाथ साफ करने में इंस्ट्रक्टर किन रीशन से भी ज्यादा खूंखार निकली। तभी एक बाउंसर तलवार लहराता हुआ सीधे मेरी तरफ लपका। मेरे होठों पर एक स्माइल आई और चेहरे पर वो नीले हरे रंग का यक्ष मास्क आकर सेट हो गया। मेरी पूरी वाइब एक सेकंड में ऐसी हो गई जैसे मैं सीधे नर्क से किसी की जान लेने आया कोई साया हूं। हे, अब खेल शुरू होगा। इससे पहले कि वो बाउंसर कुछ समझ पाता, मैं किसी भूत की तरह उसके ठीक सामने आ गया और एक जोरदार लात मारकर उसकी छाती आर पार कर दी। ये नज़ारा देखकर लिंग च्यूरान की आंखें भी शौक से छोटी हो गईं। उसे लगता था कि उसका खुद का कातिलाना मिजाज बहुत तगड़ा है, पर उसे क्या पता था कि मुझ जैसा नया लड़का उससे भी बड़ा साइको निकलेगा। जब मैं और लिंग च्यूरान गाजर मूली की तरह उन बाउंसरों को साफ कर रहे थे, तब जाकर चाओ शुआई को समझ आया कि साला पासा पलट चुका है। वो कांपते हाथों से फोन मिला रहा था और मुंह से गालियां बक रहा था। साले कमीने कुत्ते, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? शिट यार, इन मॉन्स्टर्स के भरोसे रहना ही बेकार था। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही यक्ष मास्क की उस भयंकर स्पीड की बदौलत मैं चाओ शुआई के 5 मीटर के दायरे में आ चुका था। मेरी पीठ के ठीक पीछे वो उसका पालतू मॉन्स्टर सुक्कूबस खड़ा था, जो अभी भी वहां मौजूद लोगों की बची कुची एनर्जी पागलों की तरह सोख रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे चाओ शुआई के गले की तरफ लपका। उसने अपनी बॉडी नीचे झुकाई और किसी तरह अपनी गर्दन कटने से बचा ली। पर इससे पहले कि वो संभलता, मैंने उल्टे हाथ से वार करके उसका पेट फाड़ दिया। मैं उस ठंडे डरावने मास्क के पीछे से उस तड़पते हुए चाओ शुआई को घूर रहा था। हे चाओ साहब, अब क्यों नहीं भाग रहे? मेरी उस रोंगटे खड़े करने वाली हंसी को सुनकर बचे कुचे बाउंसरों का हौसला पूरी तरह टूट गया। भूत! अबे ये तो असली भूत है। हमारे बॉस ने ये नहीं कहा था कि किसी भूत से पंगा लेना पड़ेगा। भागो यहां से। भागकर कहाँ जाओगे सालो? भागोगे तो भी मरोगे। अगर बड़े गुरुजी को पता चला कि हम मैदान छोड़कर भागे हैं तो वो इससे भी बुरी मौत मारेंगे। इस वक्त चाओ शुआई का चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था। उसकी वो रईसों वाली अकड़ गायब थी। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक स्माइल लाई और मुझसे मिन्नत करने लगा। भाई, गुस्सा थूको यार। 1 महीने के कुछ हजार रुपयों के लिए क्यों जान दांव पर लगा रहे हो? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, पैसा, लड़कियां, सब कुछ ले ले भाई। पर मेरी तलवार की धार लगातार आगे बढ़ रही थी। चाओ शुआई के चेहरे की वो फेक स्माइल गायब हो गई और वो पागलों की तरह चिल्लाया, साले लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओल्ड मैन मो, अगर आप अब भी नहीं आए तो आपका ये छोटा मालिक आज यही ढेर हो जाएगा। चाओ शुआई की ये चीख सुनते ही मेरे दिल में एक बहुत ही गंदी वाइब आई। मैं पीछे खड़ी लिंग च्यूरान को अलर्ट करने ही वाला था कि एक काला साया किसी भूत की तरह मेरे पीछे से निकला और सीधे लिंग च्यूरान की तरफ लपका। बचो! मैंने तुरंत चिल्लाकर वार्निंग दी, पर बहुत लेट हो चुका था।
एक जोरदार ब्लास्ट का साउंड आया और लिंग च्यूरान का राइट हैंड पूरी तरह लटक गया। उसकी बॉडी तेजी से पीछे की तरफ घिसटती चली गई। उसने तुरंत कई मेटल सुइयां छोड़ी, पर उस काले साये ने बस एक ठंडी हुंकार भरी और अपना राइट हैंड आगे अड़ा दिया, जिससे वो सारी सुइयां 1 सेकंड में हवा में गायब हो गईं। वो काला साया उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने सिचुएशन भांप ली और लपक कर चाओशाय का गला अपने हाथ में जकड़ लिया। रुक जा साले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका गला यहीं मरोड़ दूंगा। ये पैंतरा सच में काम कर गया। वो काला साया चाओशाय की जान को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वो वहीं रुक गया और अपनी बर्फीली नजरों से मुझे घूरने लगा। अब जाकर मुझे उस साय को ठीक से देखने का मौका मिला। उसकी उम्र कोई 50 के आसपास लग रही थी, पर उसकी कद काठी किसी सांड जैसी थी जो नौजवानों को भी पानी पिला दे। सुमिंग, संभल कर, इस बुढ़े का मार्शल आर्ट लेवल बहुत तगड़ा है। लिंग च्यूरान ने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़े हुए दर्द से पीले पड़े चेहरे के साथ वार्निंग दी। तभी ईयरफोन में बाई शियाओशियाओ ने तुरंत उस बंदे का पूरा डेटा निकालकर बता दिया। मोवू, पुराना नामचीन मार्शल आर्ट्स मास्टर। इसकी थंडर पाम टेक्निक कभी पूरी दुनिया में राज करती थी। 10 साल पहले ये अचानक गायब हो गया था और आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक इसका मार्शल आर्ट लेवल सीधा 16वां लेवल है। कतई टॉप क्लास। मैंने एक अजीब सी हंसी हंसी। भाई साहब, अब ऐसी सिचुएशन है कि मैं भागना भी चाहूं तो साला भागना इतना आसान नहीं है। अदला बदली करते हैं, हमें यहां से जाने दे, वरना आज ये लौंडा भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, यहां तक कि मेरे यक्ष मास्क का वो काला धुआं भी थोड़ा हल्का पड़ गया था। पर ये बातें सुनकर मोवू के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उस पर मेरी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी भारी और फटी हुई आवाज में धीरे से कहा, इसे छोड़ो तो तुम जिंदा रहोगे और ये मरेगा। नहीं छोड़ोगे तो तुम दोनों आज यहीं दफन होगे। उसकी उस बिना इमोशन वाली आवाज ने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। मैंने अपने हाथ का प्रेशर बढ़ाया, जिससे चाओशाय के गले से खून की एक पतली लकीर बहने लगी। पर मोवू ने मेरी उस धमकी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और सीधे उस बेबस लिंग च्यूरान के पास जाकर उसके बाल पकड़ लिए। सिर की खाल खींचने वाले उस भयंकर दर्द के बाद भी लिंग च्यूरान के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। उसने बस अपने दांत भींचे रखे और चुप रही ताकि मेरा डिसीजन खराब ना हो। इस पल मेरी उंगलियां अपने आप कांपने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, एंड आ चुका है। मेरे पैर कांप रहे थे और मेरे दिमाग में एक बार को यह ख्याल भी आ गया कि इस लड़की को छोड़ो और अपनी जान बचाकर रफू चक्कर हो जाओ। लिंग च्यूरान की आंखों में मेरे लिए एक हल्की सी निराशा साफ दिखी। उसने मायूसी से अपना सिर नीचे झुका लिया और बुदबुदाने लगी, मरने से पहले मैं एक बार फिर खुला आसमान देखना चाहती थी। ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, मैंने चाओशाय की बॉडी को अपने आगे अड़ाया ताकि मेरी आंखों में चमकने वाली वो सुनहरी लाइट किसी को ना दिखे। बूम! मैंने एक जोरदार किक मारी और चाओशाय की बॉडी को सीधे मोवू की तरफ फेंक दिया। वो लात इतनी तगड़ी थी कि हवा में उड़ते हुए ही चाओशाय के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। अगर मोवू ने उसे कैच नहीं किया और वो सीधे जमीन पर गिरा तो उसका बचना नामुमकिन था। मैं जुआ खेल रहा था भाई, इस बात का जुआ कि वो बुढ़ा इस लौंडे को मरने नहीं देगा। और बिल्कुल वही हुआ। मोवू तुरंत लपका ताकि हवा में उड़ते हुए चाओशाय का मोमेंटम कम कर सके। पर चाओशाय को फेंकने के बाद तुम्हारा भाई वहां से भागा नहीं। मैंने अपना अंगूठा सीधे अपने सीने पर दे मारा और यक्ष मास्क की वो इकलौती सबसे धांसू बूस्टर स्किल ऑन कर दी। डार्क रेज।